12-15 लोग जुड़ गए हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज जो देश में एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, जो महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ जो लगातार जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं, और कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा है कि बेटियों को हम पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन जब वो नौकरी के लिए जाएंगी और उन्हें अकेले ही जाना होगा, फिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल आज हर माँ बाप के दिल में है, क्योंकि बेटियां सबके घरों में हैं। ये बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय है कि लगातार हमारे समाज में इस तरह के दरिंदे सामने आ रहे हैं जो महिलाओं को, बच्चियों को एक वस्तु के रूप में देख रहे हैं। इन लोगों के अंदर कोई भावना नहीं है, और मैं कहूंगा ये लोग इंसान ही नहीं है। लेकिन फिर इनके खिलाफ लड़ा जाए तो कैसे लड़ा जाए? क्योंकि ये जो अपराध करते हैं उसके जो प्रभाव होते हैं वो परिवार पर तो पड़ते ही पड़ते हैं, पूरे समाज को ये भयभीत कर जाते हैं कि कहीं कल ऐसा हम में या आप में से किसी बेटी और किसी बहन के साथ ना हो। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम इन बिंदुओं पर चर्चा भी कर सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं, और एक रणनीति तैयार भी कर सकते हैं कि कैसे इन अपराधों से निपटा जाए, कैसे इन अपराधियों का मुकाबला हम कर सकें। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड में हुआ, और हालांकि आप लोगों की मदद से उसका खुलासा जल्दी हो गया। जो मुख्य अपराधी हैं वो जेल के अंदर बंद हैं। हम कोटद्वार कोर्ट से उनको बड़ी से बड़ी सजा दिलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अंकिता ने जिस वीआईपी का जिक्र अपनी चैट में किया था उसका भी पता लगाया जाए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल है। और जब ये अपराधी बेल के लिए हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं तो वहां भी हमारे एडवोकेट जो है बेल को अपोज करते हैं वहां पे, और अभी तक इनकी बेल भी नहीं हो पाई है। लेकिन अभी बहुत लंबी लड़ाई है, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मुकदमा हमें लड़ना है। और अंकिता बेटी को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी और उनके परिवार के साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मैंने उठा रखी है, और कहीं ना कहीं आपके समाज के प्रतिनिधि के रूप में मैं उनके साथ रहता हूं, आगे भी रहूंगा। जब तक मेरी जान में जान है, सांस मेरी है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि बेटी को इंसाफ मिले। हम लोग जब भी इस तरह की घटना होती है, जैसे कोलकाता में हुआ, और कोलकाता में जिस बेटी के साथ हुआ वो बेटी एक पढ़ी लिखी बेटी थी, वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी। वो अंकिता की तरह कोई नासमझ बच्ची नहीं थी जो कि पहली बार जॉब के लिए बाहर निकली हो। वो कई दिनों से वहां जॉब कर रही थी, और कोलकाता जैसे बड़े शहर में और एक ऐसे इलाके में, ऐसे बड़े अस्पताल में जहां आसपास के वार्डों में मरीज थे, चहल पहल थी, वहां इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया। तो फिर आप सोच सकते हैं कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई लड़की पढ़ी लिखी है और समझदार है तो उसके साथ अपराध नहीं होगा। और एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि जब 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ था और हमारी उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी के साथ विभत्स हत्याकांड और उसके साथ जाति हुई थी, और तब से लेकर अब तक दर्जनों मामले पूरे देश में, पूरी दुनिया का तो मैं आंकड़ा आपको नहीं दे सकता, लेकिन अपने उत्तराखंड का और अपने देश की कुछ घटनाओं पर मेरी भी नजर है। लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें
तो अंकिता के बाद एक विनीता हत्याकांड, जिसकी डेड बॉडी ऋषिकेश देहरादून के बीच जली हुई हालत में मिली, तो वो हुआ। उत्तरकाशी में एक अमृता नाम की बेटी, एक रिजॉर्ट में उसकी डेड बॉडी संदिग्ध स्थितियों में लटकी हुई मिली। उसके बाद विकासनगर देहरादून में एक 7 साल की बच्ची के साथ उसके पिता ने ही जातियां कर डाली। एक दूसरे व्यक्ति ने भी एक 7 साल की बच्ची के साथ अपराध किया। लगातार इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। और एक घटना जो कि अभी उत्तराखंड में हुई है और अब मीडिया में जिसका खुलासा भी हुआ है कि रुद्रपुर में एक 32 साल की जो महिला थी, और बताया जा रहा है कि 11 साल की उनकी बेटी भी है, वो अपनी बेटी के साथ रहती थी और वहां से नौकरी करके जब घर जा रही थी तो उनके साथ भी उनका किडनैप करके, उनके साथ दुष्कर्म करके, उनका गला दबा के, उनका सर सड़क पर पटक कर उनको मार दिया गया। तो जितनी भी घटनाएं मैंने देखी, लगभग 99% घटनाओं में महिलाएं या बच्चियां अकेली थी। तो इसका मतलब ये है कि एक आंकड़ा हमारे पास आ जाता है कि चाहे किरण नेगी रही हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे जो कोलकाता में ये ट्रेनी डॉक्टर थी, या रुद्रपुर में जो नर्स थी, ये सारे लोग अकेले थे। और जब ये अकेले घर की ओर जा रहे थे या अकेले कहीं थे, वहां उनके साथ ये अपराध हुआ। तो पहले तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा एक क्रिमिनल साइकोलॉजी से कि अपराधी जब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, जहां भी वो महिलाओं को कमजोर और अकेला देख रहे हैं, वहां वो इस तरह के अपराध कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी बेटी कहीं अकेली हॉस्टल में रह रही है या कहीं कमरा लेके रह रही है या जॉब कर रही है, तो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी पड़ेगी कि वो कहाँ पे रहती है, किस लोकेलिटी में रहती है, उसके आस पड़ोस का वातावरण कैसा है, वहां पे किस तरह के लोग हैं। और उस बेटी को भी कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि अपराध केवल एक दिन में घटित नहीं होता है। अपराधी लगातार इस तरह की हरकतें करते हैं जिन्हें बच्चियां और महिलाएं नोटिस कर लेती हैं, जिसे आप कहते हैं कि गुड टच और बैड टच, या गलत तरीके से देखना या सही तरीके से देखना। इन चीजों को भांपने की शक्ति महिलाओं के अंदर होती है। और जहां भी इस तरह का संकेत मिले, महिलाओं को और बच्चियों को, अपने गार्जियंस को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी नजदीक है वहां पे या जिनसे वो संपर्क में है, उनको बता देना चाहिए, जिससे कि एक सुरक्षा उनके लिए वहां पे पैदा की जा सके। और वहां पे अगर वो असुरक्षित हैं तो वहां से उन्हें कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे अभी लाइट भी चली गई थी, जिस वजह से आपको कमरे में डिम रोशनी दिखाई दे रही होगी, और अब रोशनी आई है। अभी इन्वर्टर से कम वोल्टेज में बल्ब जल रहा था, तो अब साफ तौर पे आप मुझे देख पा रहे होंगे। तो इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं, अधिकांश मामलों में, या मैं कहूंगा कि 99% मामलों में महिलाएं अकेली होती हैं। और केवल किसी को बलात्कार करके उसका हत्या कर देना ही अपराध नहीं है। कई महिलाएं ऐसी हैं कि जिन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उनका कोई अश्लील वीडियो बना दिया, कोई फोटोग्राफ खींच लिया और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करते रहे। कई महिलाएं और बच्चियां तो बताती ही नहीं है। तो किसी के साथ आर्थिक रूप से उत्पीड़न किया जाता है, पैसे की ठगी की जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये भी अपराधों की श्रेणियां हैं कि महिलाओं के खिलाफ केवल हत्या और बलात्कार ही नहीं, उनका आर्थिक, मानसिक और सामाजिक शोषण, ये भी बड़े अपराध हैं। इनको कमतर नहीं आंका जाना चाहिए, और इनकी सजा भी वही है
जो हत्या और बलात्कार जैसे अपराधियों की है, क्योंकि ये उसी दिशा में ये अपराधी आगे बढ़ रहे होते हैं। इनको वहीं रोकना जरूरी होता है। साथियों, हम करते क्या है कि जब भी कोई अपराध होता है एक कैंडल मार्च निकाल देते हैं और मांग करते हैं कि फांसी की सजा कर दीजिए, सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए। लेकिन आज तक किसी भी मामले में सड़कों पर इंसाफ नहीं होता है। ये आप मानिए, किसी भी मामले में इंसाफ कोर्ट में ही होता है और घटना के घटित होने के बाद उस मामले की कोर्ट में सशक्त पैरवी की आवश्यकता होती है। अगर मैं 2012 का किरण नेगी का केस ही आपसे जिक्र करूं तो उसके साथ भी बड़ा विभत्स हत्याकांड हुआ। 3 दरिंदों ने उसको, जब वो जॉब से वापस आ रही थी, उसका किडनैप किया, उसको एक लाल गाड़ी में बैठा के ले गए और उसके साथ दुर्दांत अपराध किया और उसके बाद उसकी हत्या करके उसको खेतों में मरने के लिए छोड़ दिया। वो मरी नहीं थी, वो काफी लंबे समय तक संघर्ष करती रही जीवन से, लेकिन अंततः उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो दुनिया से रुखसत हो गई। अपराधी पकड़े गए, उन्होंने अपना जुर्म कबूला। लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा की, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा की और 2012 से लेकर करीब 10-11 साल तक, पिछले साल तक वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला और अंततः किरण नेगी के हत्यारे बाइज्जत बरी हो गए। ये बड़ा शॉकिंग डिसीजन था कि कोर्ट ने किस नजर से उस केस को देखा, क्योंकि उन अपराधियों के खिलाफ पुख्ता सबूत थे और पुलिस की जो विवेचना थी वो भी स्ट्रांग थी। काफी सबूत पुलिस ने मेहनत करके इकट्ठा किए थे। तो हालांकि जुडिशियरी पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि न्यायपालिका को भी ऐसे अपराधों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ जब पर्याप्त साक्ष्य हैं तो फिर पुलिस की विवेचना में कोई छोटी सी कमी निकाल के अपराधियों को छोड़ देना भी, मैं समझता हूं, कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद करता है। और किरण नेगी के केस में लगभग 10-11 साल चली लड़ाई के बाद भी जो हमारे भाई साहब हैं कुंवर सिंह नेगी, मैं उनसे मिला हूं, उनके परिवार से मिला हूं, उनको इंसाफ नहीं मिला। और जो ये 3 अपराधी थे उनमें से एक बाहर निकलकर उसने एक ऑटो ड्राइवर की हत्या कर दी। तो अपराधी जो होता है वो जो है अपराधी, अधिकतर केस में वो अपराधी ही रहता है जीवन पर्यंत। तो बाहर निकल के उसने फिर एक दूसरा अपराध कर दिया। तो कुल मिला के अब जब आप देख रहे हैं कि मामला कोर्ट में चलने के बाद भी आपको 10-11 साल के बाद भी न्याय मिलने की कोई गारंटी नहीं है, तो इससे बेहतर है कि आप अपने लिए सबसे पहले सुरक्षा का आवरण तैयार करें कि आपके साथ ऐसा ना हो। क्योंकि एक तो आप अपने परिजन को खो देंगे अगर कोई ऐसा अपराध आपकी बहन या बेटी या परिवार के किसी सदस्य के साथ या समाज के किसी मित्र के साथ होता है, तो वो तो आप उसका ट्रॉमा जो है, उसका दुख तो आप झेलेंगे ही। और उसके बाद जो कोर्ट में आप लड़ाई लड़ते हैं वो भी एक तरह का उत्पीड़न ही है कि सालों साल मुकदमा चलता है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो बेहतर है कि अपने बचाव के रास्ते देखिए। और बचाव का सबसे बड़ा रास्ता है कि अपनी बहन बेटियों को आप कोशिश करें कि जब भी वो अकेले में जा रही हो, कम से कम 2 के जोड़े में तो वो हो। क्योंकि जितने भी अपराध का आंकड़ा आता है वहां महिला या बेटी को अकेला देखकर, सॉफ्ट टारगेट समझकर ये अपराधी उन पर हमला करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपनी बहन बेटियों को और परिजनों को ये बताएं कि जब भी उन्हें किसी ऐसे इलाके में जाना हो जो कि एक तरह से सुनसान हो, एकांत हो, जहां ज्यादा लोग चहलकदमी ना हो, वहां वो लोग अकेले ना जाएं। ये प्राइमरी स्टेप लेना जरूरी है। और खास तौर में जो शाम का और रात का वक्त होता है, ज्यादातर घटनाएं शाम को अंधेरा होने के समय और रात में होती हैं। चाहे आप किरण नेगी का केस देख लीजिए,
चाहे अंकिता भंडारी का केस देख लीजिए, चाहे कोलकाता वाला केस देख लीजिए, चाहे रुद्रपुर का केस देख लीजिए, सारे अपराध रात के अंधेरे में होते हैं। तो रात के अंधेरे में सेंसिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है महिलाओं के लिए। और अगर उन्हें थोड़ा भी ऐसा कुछ शक है तो अब तो मोबाइल फोन आपके पास है, अब अपनी लोकेशन आगे भेज सकते हैं। आपके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो तुरंत फोन पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप एक नंबर उसमें इमरजेंसी डायलिंग में रखिए और तुरंत उस पर कॉल कर दीजिए। 112 पुलिस का नंबर भी होता है। पुलिस भी अगर उस इलाके की पुलिस अलर्ट है तो 112 तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये सारे प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि ये आपके साथ नहीं होगा, ये किसी के साथ भी और कहीं भी हो सकता है। और यहां तो उत्तराखंड में हम अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग करते रह गए। सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करी। हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की हम वहां पे मांग कर रहे हैं कि वो वीआईपी आखिरकार कौन था जिसकी वजह से अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ। तो सरकार से यहां कोई सहयोग नहीं मिला, और उसके बाद विभिन्न स्तरों पर हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी लोकसभा चुनाव लड़के कहीं ना कहीं हमने समाज को ये मैसेज दिया था कि आपको इस गंभीर मुद्दे पर मतदान करना चाहिए। कुछ संवेदनशील लोगों ने, लगभग 5,000 लोगों ने, और मैं समझता हूं कि गणेश गोदियाल जी ने भी जो मत हासिल किया है उसमें भी समाज के संवेदनशील लोगों का हिस्सा है। और जो 1.5 लाख लोग रह गए हैं जिनकी वजह से न गोदियाल जी जीत पाए न मैं जीत पाया, मैं सोचता हूं कि वो बड़े संवेदनहीन लोग हैं जिन्होंने बिना संवेदनाओं के इस बार मतदान किया है। तो कोई भी हम में से अगर जो समाज में आप देख रहे हैं कि इन लड़ाइयों को लड़ रहा है धरातल पे, उसको आप अगर उसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएंगे, उसका मोरल अप नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं खामियाजा आपको ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि इन लड़ाइयों को लड़ना, सरकार के खिलाफ लड़ाइयों को लड़ना इतना आसान नहीं होता है। लोग डरते हैं क्योंकि फर्जी मुकदमे भी होते हैं, जेल भी भेजा जाता है, तरह तरह का उत्पीड़न झेलना पड़ता है, आर्थिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है, और तरह तरह की समस्याएं पैदा होती है। और सारे लोग इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो इन लड़ाइयों को लड़ सकें। अगर आप टटोलेंगे तो बहुत कम लोग ऐसी लड़ाइयों को लड़ते हुए आपको समाज में दिखाई देंगे, क्योंकि न तो आपको परिवार का सहयोग इस तरह की लड़ाइयों को लड़ने के लिए मिलता है, और सब जब समाज के पास आप जाते हैं तो समाज भी कुछ दिन के लिए नारेबाजी जरूर कहता है कि हम फांसी दे दीजिए अपराधियों का, ये कर दीजिए, सीबीआई जांच की मांग करता है, और एक दिन कैंडल मार्च निकालकर वो भी चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद की जो लड़ाई है वो कोर्टों में लड़ी जाती है, और उसके लिए समाज के पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता, कोई संगठन नहीं होता। हमने यहाँ पहाड़ी स्वाभिमान सेना का गठन इसी उद्देश्य से किया है, और कहीं न कहीं जो मूल निवास भू कानून की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें भी हमने सफलता हासिल की है, उसमें भी बड़ी बड़ी रैलियां की है। लेकिन कुछ साथी हमारे भटक गए हैं जो कि अब उसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप धीरे धीरे सारी चीजों को समझ जाएंगे। लेकिन अभी भी मैक्सिमम जो हम लोग हैं वो हम ईमानदारी से अपने पहाड़ी समाज में, खासतौर पे महिला सुरक्षा को लेकर, मूल निवास भू कानून की लड़ाई को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ना भी उसी मुहिम का हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी ने तो यूसीसी लागू करके साफ मना कर दिया है कि अब वो मूल निवास भू कानून पर उसका स्टैंड क्या है। बीजेपी कहती है कि 1 साल में अगर उत्तराखंड में कोई रहता है तो वो यहाँ का स्थायी निवासी बन सकता है। समान नागरिक संहिता, मतलब सारे नागरिकों के लिए एक ही कानून, मतलब उत्तराखंडियों के लिए भी मूल निवास और भू कानून के रास्ते बंद। तो फिर भी आप बीजेपी को वोट देते हैं, तो फिर आप अपना भविष्य समझ सकते हैं कि क्या होना है। कांग्रेस का भी स्टैंड मूल निवास भू कानून पर क्लियर नहीं है। हालांकि अंकिता भंडारी के मुद्दे को वो उठाते हैं समय समय पर, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद करेंगे, लेकिन मूल निवास भू कानून पर उनका स्टैंड क्लियर नहीं है।
और जब वो चुनाव लड़ते हैं तो मूल निवास भू कानून का मुद्दा उनके एजेंडा से गायब होता है। रैलियों में जरूर कांग्रेसी लोग आ जाते हैं, कांग्रेस के नेता जरूर आ जाते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात होती है तो राजधानी गैरसैंण का मुद्दा भी उनके मैनिफेस्टो से गायब होता है और मूल निवास भू कानून का मुद्दा भी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल को आपको मजबूत करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास व्यवस्था लागू हो, पहाड़ियों के लिए सुरक्षा का एक वातावरण यहां पे इस पहाड़ी प्रदेश में तैयार हो, तो इसके लिए आपको मानसिक तौर पर इस प्रदेश को बनाने वाले दल उत्तराखंड क्रांति दल को मतदान करने के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो भाजपा को मतदान करेंगे तो आपको यूसीसी मिलेगा, जिसमें स्थायी निवास बनकर बाहर से लगातार लोग यहां बसते रहेंगे और आपके हक हकूक पर डाका डालते रहेंगे। कांग्रेस जो है उसका स्टैंड क्लियर नहीं है मूल निवास और भू कानून पे, खास तौर पे क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मूल निवास और भू कानून और राजधानी गैरसैंण के मुद्दे उनके मैनिफेस्टो से गायब थे। तो आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आने वाले चुनावों में आपको किस तरह से मतदान करना है। अभी मैं सोशल मीडिया पे कई पोस्ट देखता हूं, बड़ा समर्थन हमें मिलता है, लेकिन जब मतदान करने की बात आती है तो हमें ये बोला जाता है कि यूकेडी के फला नेता ने उस जमाने में ये किया था, उसने ये किया था। अरे भाई, अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया उससे तो दल की भावना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दल के जो विचार है, दल की जो रणनीति है या जो हम काम कर रहे हैं उसमें तो ईमानदारी है। किसी दूसरे की बेईमानी की सजा हमें नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो हमें आपका नैतिक समर्थन चाहिए। अंकिता भंडारी के केस की मैंने आपको बात की, वो लड़ाई मैं लड़ूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है अपने समाज के साथ, चाहे जो भी स्थितियां हो, चाहे जेल जाना पड़े, मुकदमे झेलने पड़े, परिवार का समर्थन भी ना मिले, मैं लड़ूंगा। लेकिन जो ये रुद्रपुर में घटना हुई, क्या कोई बीजेपी का स्थानीय विधायक या कांग्रेस का स्थानीय विधायक, कोई एमपी, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई और दूसरा जो अपने को बहुत बड़ा समाज सेवक बनता है, हाथ खड़ा करके बोले कि मैं रुद्रपुर की उस बेटी को इंसाफ दिलाऊंगा? जो विकास नगर में जो हत्याकांड और बलात्कार की घटनाएं हुई, और उससे पहले हरिद्वार में भी एक भाजपा नेता ने एक 13 साल की बेटी के साथ, उस पर भी आरोप लगे कि गैंगरेप और हत्या उसकी की गई। उसकी लड़ाई लड़ते हुए मुझे लोग नहीं दिखाई देते जो अपने तथाकथित अपने को नेता बताते हैं, समाज सेवी बताते हैं। आखिरकार वो कहां हैं? तो अपने समाज में ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उनका उत्साहवर्धन करना, केवल एक दिन के लिए कैंडल मार्च निकाल के और जुलूस निकाल कर फांसी की मांग करना और सीबीआई जांच की मांग करना, इससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज जो है वो सुरक्षित हो, तो इस समाज के लिए जो लोग काम कर रहे हैं एक्टिवली, उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से भी करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी करना पड़ेगा, और सामाजिक रूप से भी आपके समर्थन की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं, समय समय पे आप लोग खड़े होते हैं, लेकिन इन लड़ाइयों को और भी मजबूती से लड़ा जाना आवश्यक है। और सबसे बड़ा सवाल जो इन मुद्दों पर कुछ लोग और खासतौर पे वो महिलाएं जो दलों की सीमाओं में रह जाती हैं, जो कहते हैं कि साहब हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अंकिता हत्याकांड में हम कुछ नहीं बोलेंगे साहब। तो उन महिलाओं से मेरा सवाल ये है कि कल जब उनकी बेटी के साथ इस तरह के अपराध होंगे तब उनके साथ कौन खड़ा रहेगा? ये सोचिएगा जरूर। अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा जी का भी एक वीडियो देख रहा था कि उन्होंने जब रुद्रपुर में कांग्रेस के लोगों ने वहां पे विरोध किया तो रात को 1 बजे पुलिस उन्हें नोटिस देने आ जाती है। आखिरकार 1 बजे रात को एक महिला के घर में आके नोटिस देने का मतलब क्या उसका उत्पीड़न नहीं है? क्या उस महिला की निजता का हनन नहीं है? जब रात को महिला अपने घर में है 1 बजे रात,
क्या उसकी निजता का हनन नहीं है? क्या अपराध पुलिस स्वयं नहीं कर रही है? 1 बजे रात किसी को नोटिस देने का कोई समय है? तो पुलिस को भी गिरेबान में झांकना पड़ेगा, और पुलिस के साथ ही मुख्यमंत्री धामी जी को भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार उनकी पुलिस ये कर क्या रही है। क्या 1 बजे रात किसी महिला को नोटिस देने जाना उचित है? क्या अगले दिन नहीं जाया जा सकता था? तो सरकारों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जब ये इस तरह के अपराध होते हैं तो उनको राजनीतिक पार्टियों की जो सीमाएं हैं उससे बाहर निकल कर देखा जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो हमारे युवा हैं, या किसी भी दूसरे संगठन के हैं, ये एनएसयूआई के हैं, या किसी भी छात्र संगठन के हैं, उन लोगों को अपनी पार्टी लाइन से बाहर निकलकर इन लड़ाइयों को साझे तौर पर लड़ना चाहिए, तभी हमारा समाज सुरक्षित हो सकता है। आप किन्हीं दूसरे मुद्दों पर अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां आपकी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, मां बहनों के साथ, या किसी युवा के साथ, समाज के किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अपराध होते हैं, वहां पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो खासतौर पे जो गरिमा दसोनी जी को ये नोटिस देने 1 बजे रात उत्तराखंड पुलिस पहुंची, और उन्होंने बताया कि कोई पुलिस की, कोई महिला पुलिस की कोई जवान या कांस्टेबल या कोई अधिकारी उनके साथ नहीं था, ये बड़ा आपत्तिजनक है। और ये मैं इसे अपराध ही मानूंगा। 1 बजे रात किसी महिला को इस तरह से परेशान करना है, उनका उत्पीड़न है, उनकी निजता का हनन है। और गरिमा जी को आगे बढ़ के प्रेस में आना चाहिए, और जो भी वो लोग थे इतनी रात को वो आए थे, उनके खिलाफ भी कानूनी तौर पे आप कार्रवाई कर सकती हैं। कुल मिला के बात यह है कि इन घटनाओं से 2 चीजों का सबक हमें लेना है। एक तो अपनी माँ बहनों को, बेटियों को, बहनों को आप अकेला किसी असुरक्षित जगह पर ना छोड़ें। कोशिश करें कि रात के वक्त कम से कम 2 के जोड़े में तो कहीं जाएं, या जिस मकान में रह रही हैं कम से कम 2 महिलाएं या 2 लड़कियां साथ में रहे। क्योंकि आज तक जितने भी अपराध हुए हैं उसमें मैक्सिमम में महिला अकेली थी। अब नारी सशक्तिकरण की बात जरूर आती है कि महिला अकेली क्यों नहीं रह सकती। भाई रह सकती है, लेकिन जब हमारी समाज में ये स्थितियां पैदा हो गई कि हमारा समाज, हमारी पुलिस हमको सुरक्षित वातावरण नहीं दे पा रही है, तो महिलाओं से, खासतौर पे अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से मेरा अनुरोध है कि कम से कम 2 के जोड़े में वो कहीं अगर कमरा लेके रह रही हैं तो कम से कम 2 तो साथ में रहे, जिससे कि कोई आपातकालीन स्थिति में उस चीज का वो प्रतिरोध कर सकें। अगर एक के साथ कुछ गलत करने का प्रयास होता है तो दूसरा कम से कम फोन पे इन्फॉर्म तो करे। और कहीं अकेले जाना भी पड़ रहा है तो लगातार अपना टच जो है परिजनों से बना के रखें। ऐसा करके ही हम अपने को सुरक्षित कर पाएंगे। तो ये प्राइमरी कंडीशन है कि जहां भी महिलाओं को, बेटियों को रात को अकेले में निकलना हो, रहना हो, कोशिश करें कि वो अकेली ना रहे। क्योंकि ये समाज महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। कितनी भी महिला सुरक्षा की हम बात करें, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये लगातार उदाहरण हमें मिल रहे हैं। ये गार्जियंस का काम है, सीनियर्स का काम है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बताएं। दूसरा, जब भी इस तरह के अपराध होते हैं वहां कोई ना कोई समाज का व्यक्ति या संगठन उस अपराध को आगे, जो उसके मुकदमे लड़े जाने हैं, उसकी जिम्मेदारी ले। अब कोलकाता जाके आशुतोष नेगी तो उस मुकदमे को नहीं लड़ सकता, वहां पे मेरे लिए संभव नहीं है, ना मैं इतना आर्थिक रूप से सक्षम हूं। अब मैं अंकिता का केस जरूर लड़ सकता हूं, लेकिन जब हर दूसरे दिन इस तरह के अपराध होंगे तो आशुतोष नेगी के लिए भी संभव नहीं होगा कि वो हर मुकदमे को हर कोर्ट में लड़ने के लिए चला जाए। या आपने मुझे इतना सक्षम बना दिया होता, आपने मुझे इतना सक्षम बना दिया होता, संसद में भेज दिया होता, तो मैं सारी जिम्मेदारी अकेले लेने की स्थिति में आ जाता। मैं इसीलिए चुनाव में उतरा था। और अब जब आपने मुझे सीमित कर दिया है तो अंकिता की लड़ाई में लड़ूंगा। लेकिन जहां जहां इस तरह के अपराध हो रहे हैं, जिन लोगों को आप वोट दे रहे हैं, जिन लोगों को आप विधायक बना रहे हैं, जिनको आप सांसद बना रहे हैं, उनके गिरेबान पकड़िए, उनसे बोलिए कि एक तो आपको सुरक्षित वातावरण दें, और दूसरा इस तरह के अपराधों की पैरवी कोर्टों में करें। और सरकार पर भी दबाव बनाएं कि वो विधायक और सांसद
जब सीबीआई जांच की मांग होती है बड़े अपराधों में तो तुरंत संस्तुति करें। अब कोलकाता में तो हम लकी हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो है तुरंत सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। यहां तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमें सीबीआई जांच के लिए लड़ना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने मामला खारिज किया, सरकार सीबीआई जांच को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में हमें लड़ना पड़ रहा है। वहां भी राज्य सरकार के वकील बार बार एडजॉर्नमेंट लेके डेट पे डेट लिए जा रहे हैं जिससे कि हमें न्याय से वंचित किया जा सके। और जबकि हम चाहते क्या है कि सिर्फ कॉल रिकॉर्ड खंगाल ली जाए अपराधी की कि वो किन के साथ बात कर रहे थे, जिससे कि कहीं ना कहीं उस वीआईपी का क्लू आसानी से मिल सकता है। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं और जिस तरह का घटनाक्रम लगातार हो रहा था, मन था कि आपके बीच में आऊं, कुछ बातें रखूं और कुछ कमेंट आपके आए होंगे उन्हें भी पढ़ लूंगा और चर्चाएं जारी रहनी चाहिए। और जो मैंने समझा है कि इस समय बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि जहां भी आपकी बेटी या परिजन या महिला अकेली रह रही हैं, कोशिश करिए कि खास तौर पे शाम से लेके रात का जो समय है वो अकेली कहीं ना जाएं, अकेली ना रहें, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं। दूसरा, अपने पास कोई हथियार भी वो रख सकती हैं, उसका लाइसेंस ले सकती है, नहीं तो कम से कम कोई डंडा या कोई चाकू या कुछ ना कुछ तो अपने पास रखें। अब जैसे पहले हमारी गांव की महिलाओं के पास दराती होती थी, थमाली होती थी, तो वो थमाली निकाल लेती थी, अगर कोई उनके साथ गलत करने की तो थमाली से डरा देती थी। अब आज की बेटियों के पास तो ना तो थमाली है, ना उनके पास कोई लठ है जिससे वो अपना प्रतिरोध कर सके। वो मिर्ची पाउडर जरूर रख सकती है, मिर्ची पाउडर जरूर आंखों में डाल सकती है। तो इस तरह की अपनी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं रखें। और आपसे निवेदन है कि खासतौर पर रात के समय अकेले न निकलिए। देहरादून में भी आपने देखा है कि एक रेस्टोरेंट में वहां स्पाई कैम लगा हुआ था, एक जो आनंदम रेस्टोरेंट बताया जा रहा है वहां स्पाई कैम लगा हुआ था। तो आप लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है, देखभाल कर कहीं आप रुक रहे हैं तो वहां भी देखिए कि कोई स्पाई कैम तो नहीं लगा हुआ है जिसका बाद में आपके खिलाफ उसका यूज किया जाए, आपको ब्लैकमेल किया जाए। या फोन पे सोशल मीडिया के थ्रू कई आपसे मित्रता जोड़ने की कोशिश करते हैं और बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपकी कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपकी कोई चैट की स्क्रीनशॉट बना लेते हैं। इन सारी चीजों से आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अपराध कई स्तरों पे हो रहे हैं। कभी वीडियो कॉल करके, कभी किसी तरीके से मित्रता की रिक्वेस्ट बता के या अपने को बड़ा बिजनेसमैन बना के आपसे मित्रता की कोशिश हो सकती है और आपके भविष्य को बर्बाद करने की साजिशें हो सकती हैं। साथ ही समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं देखना होगा कि इन लड़ाइयों को लड़ने वाले लोग ढूंढने होंगे और उन लोगों को हर तरह से मजबूत भी करना होगा, उन संगठनों को मजबूत करना होगा जिससे कि इन लड़ाइयों को कोर्टों में लड़ा जाए और अपराधियों को बड़ी से बड़ी, कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाए। धन्यवाद साथियों, आपके मैसेज में पढ़ लूंगा और रिस्पॉन्ड भी करूंगा। आपके कोई सुझाव हो तो मुझे आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं और मेरा जो मोबाइल नंबर है 7830678306 उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन पे संपर्क कर सकते हैं। आप और हम मिलके उत्तराखंड के हितों की बड़ी सी बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। बस जरूरी यह है कि अपनी सोच बदलिए, समाज बदलिए, उत्तराखंड बदलिए, इस देश को बदलिए और अपने समाज को सुरक्षित करिए और विकास की राह पर अग्रसर करिए। महिलाओं के लिए बेहतर और सुरक्षित माहौल तैयार करिए। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय भारत।